हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मदन कल्पम के बारे में पढ़ेंगे। ये श्रेष्ठ वामक द्रव्य होता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में चरक संहिता उत्तरार्ध की कल्प स्थान के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। स्थान है, उसमें कुल 12 चैप्टर हैं, जिन 12 चैप्टर्स में से 6 वमन कारक द्रव्य 6 चैप्टर्स में वमन कारक द्रव्यों के बारे में एक्सप्लेन किया गया और जो 6 चैप्टर हैं उनमें विरेचन कारक द्रव्यों के बारे में एक्सप्लेन किया गया। और इनके वमन और विरेचन के कुल 600 योग होते हैं, जिनमें से वमन के 355 योग होते हैं और विरेचन के 245 योग होते हैं। और अब हम लोग वमन कारक द्रव्य में सबसे पहला द्रव्य जो होता है, सबसे पहला जो होता है मदन फल होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। मदन फल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जो मदन फल होता है उससे पढ़ने के पहले हम थोड़ा बहुत वमन और विरेचन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो वमन और विरेचन होता है उससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। मेनली जो शरीर की शुद्धि के लिए जो होता है ना, हम लोग विशेष रूप से पंचकर्म का ही प्रयोग किया जाता है। शरीर की शुद्धि के लिए मेनली पंचकर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और जो पंचकर्म होता है उसमें वमन, विरेचन, निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती और नश्य आदि, ये जो 5 कर्म है वो आते हैं पंचकर्म में। और इसी के द्वारा जो होता है ना, शरीर की शुद्धि होती है। इसी तरह से जो वमन और विरेचन कारक जो द्रव्य होते हैं उनके प्रयोग से हम लोग शरीर की शुद्धि करते हैं। जो वमन कारक द्रव्य होता है उनमें से जो 6 वमन कारक द्रव्य हमने पहले की वीडियो में पढ़ लिया है, उसमें जो श्रेष्ठ वामक द्रव्य होता है वो मदन फल होता है। अब हम लोग वमन और विरेचन की परिभाषा पढ़ते हैं। एक इसमें श्लोक है, तत्र दोष हरण ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम अधोभागम विरेचन संज्ञकम उभयम वा शरीर मल विरेचनादि रेचन संज्ञाम लभते। इसका अर्थ हो गया कि शरीर के ऊर्ध्व भाग से दोष हरण करने की जो क्रिया होती है उसे वो वमन कहते हैं। शरीर के ऊर्ध्व भाग से मतलब होता है कि मुख के द्वारा अगर हम लोग दोष का हरण करते हैं तो इस क्रिया को हम वमन कहते हैं। जबकि शरीर के जो अधोभाग से दोष हरण करने की क्रिया को विरेचन कहा जाता है। अधोभाग से दोष हरण करने की क्रिया का मतलब होता है कि गुदा मार्ग से अगर दोष का हरण किया जाता है तो उसको हम लोग विरेचन कहते हैं। ठीक है। और शरीर का मल बाहर निकालने के कारण, मतलब जो वमन करा रहे हैं और जो विरेचन करा रहे हैं, उन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो दोष का हरण हो रहा है ना, मतलब हमारे शरीर के जो मल हैं वो बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि शरीर का मल बाहर निकलने के कारण उभय प्रक्रियाओं को विरेचन की संज्ञा दी जाती है। मतलब दोनों प्रक्रियाओं को, जो वमन और विरेचन, उसको विरेचन की भी संज्ञा दी जाती है। जो पंचकर्म में हमने बताया है कि जो निरुवस्ती भी होती है, पंचकर्म में जो हमने बताया है कि निरुवस्ती होती है, जो निरुवस्ती होती है उसके द्वारा भी दोष का जो हरण होता है, उसके द्वारा भी जो दोष का हरण होता है वो गुदा मार्ग से ही होता है। अब हम लोग मदन फल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मदन फल के पर्याय के बारे में पढ़ेंगे। मदन फल के पर्याय का नाम याद कर लेते हैं हम इस ट्रिक के थ्रू। मदन प्रकाश, मदन से मदन हो जाएगा, प्रकाश के प से पिंडी तक हो जाएगा, और र इसमें जो प्रकाश, प में जो र लगा है उससे राट होगा, क से करहाट और स से स्वस्न। इस तरह से ये जो होता है ना, मदन फल के पर्याय होते हैं। मदन, पिंडी तक, राट, करहाट और स्वस्न। मदन फल का अभी हम लोगों ने मदन फल के पर्याय के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग मदन फल का संग्रह और उसके संग्रह करने की जो विधि होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वमन फल जो होता है ना, वो हमने बताया कि जो मदन फल होता है वो सभी वामक जो द्रव्य होते हैं उनमें श्रेष्ठ होता है वामक द्रव्य। और श्रेष्ठ वामक द्रव्य इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है ना, अल्प उपद्रव करता है। जो बाकी जो 6 वामक द्रव्य हैं उनमें ये जो मदन फल होता है ना, वो सबसे कम उपद्रव उत्पन्न करता है। इसी वजह से इसको श्रेष्ठ वामक द्रव्य कहा गया है। ठीक है। और इसका जो संग्रह करते हैं हम लोग किस ऋतु में करते हैं, ये वसंत और ग्रीष्म ऋतु की संधि में हम लोग मदन फल का संग्रह करते हैं। अब इसको संग्रह करने की जो विधि है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब मदन फल को संग्रह करने की विधि के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे मदन फल का संग्रह करते हैं जो मदन फल पका हो, पांडु वर्ण का हो, काना ना हो। मतलब ऐसे मदन फल का हम लोग संग्रह करते हैं जो मदन फल पका हो, ठीक है, पांडु वर्ण का हो, काना ना हो, हरा ना हो, उसमें कीड़े ना पड़े हों, छोटे आकार का ना हो, उन्हें ही लेना चाहिए। मतलब ऐसे मदन फल का हम संग्रह करते हैं जो पका होता है, पांडु वर्ण का होता है, काना नहीं होता है, हरे रंग का नहीं होता है, कीड़े ना पड़े हों, छोटे आकार का ना हो। ऐसे मदन फल का हम लोग संग्रह करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस मदन फल को साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके भीतर रख करके उसकी पोटली बना लेते हैं। पोटली के ऊपर गाय का गोबर या फिर उड़द की दाल लगा करके उसको सुखा लेते हैं। ठीक है। जब 8 रात्रि तक उसको रखे रहते हैं। ठीक है। उसके बाद जब वो सूख जाता है, कुछ दिन बाद जब हम उसे देखते हैं, 8 रात्रि के बाद हम उसमें देखते हैं कि मधु जैसी गंध आने लगती है। जब मधु जैसी गंध आने लगती है तब वो हम उसको निकाल करके जब देखते हैं तो वो कोमल हो जाता है। उस समय उस पोटली को
खोल लेते हैं और फिर से सुखा लेते हैं। जब वो सूख जाता है तो मदन फल के बीजों को अलग कर लेते हैं। फिर मदन फल के बीजों को कलश में सुरक्षित रख लेते हैं और उसके बाद उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अभी हम लोगों ने जो मदन फल है उसके संग्रह करने की विधि पढ़ी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो वमन होता है, वमन के थ्रू 200 का हरण ऊर्ध्वमार्ग से होता है और विरेचन के थ्रू 200 का हरण अधोमार्ग से होता है। हम ये जानते हैं, जैसा कि हमने पहले ही ये बात बताई है। तो जो वमन द्रव्य के ऊपरी भाग से निकलने और विरेचन द्रव्य के अधोभाग से निकलने के कारण और उसकी प्रक्रिया क्या है, वो कैसे कार्य करते हैं, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2080 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि जो वमन द्रव्य होते हैं और विरेचन द्रव्य होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं हमारे शरीर में जाते हैं। तो जैसे कि जो उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहारिक विकासी गुण वाली जो औषधियाँ होती हैं, ये अपने वीर्य से उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहारिक विकासी गुण वाली जो औषधियाँ होती हैं जो हम लोग लेते हैं, वो अपने वीर्य से या फिर अपने वीर्य से या फिर कह सकते हैं कि अपने प्रभाव से ये हृदय में जाती हैं। फिर धमनियों के द्वारा या फिर धमनियों का अनुसरण करते हुए ये स्थूल और सूक्ष्म स्रोतों में प्रविष्ट कर जाती हैं। मतलब हमारे शरीर में जो स्थूल और सूक्ष्म स्रोत होते हैं उनमें प्रविष्ट करते हुए ये हमारे शरीर में जो दोष समूह होते हैं उष्णता के कारण, मतलब औषधियों में जो गुण होता है उष्णता का, तो उष्णता के गुण के कारण ये जो दोष समूह होते हैं ना, वो दोष समूह विलीन हो जाते हैं और तीक्ष्ण गुण के कारण दोषों का छेदन कर देती हैं। विच्छिन्न हुए जो दोष होते हैं ये इधर उधर गमन करते हैं और स्नेह से भावित शरीर में स्नेह से चिकने किए गए मिट्टी के पात्र में रखे हुए मधु की तरह कहीं भी संश्लिष्ट न होता हुआ। मतलब जो दोष है हमारे शरीर में वो उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण जो हमारे शरीर में विच्छिन्न हो गए रहते हैं, वो इधर उधर गमन करते हुए हमारे शरीर में बिना कहीं रुके हुए ही ये सूक्ष्म भागों में संचरित होने के कारण कोष्ठ में गमनोन्मुख होने के कारण वह दोष आमाशय में आते हैं। मतलब ये हमारे शरीर में कहीं भी चिपकते नहीं हैं, ये आगे बढ़ते रहते हैं, ये कोष्ठ में आते हैं, फिर आमाशय में आते हैं और आमाशय में आने के बाद से ये हमारे आमाशय में जो उदान वायु है, उदान वायु से प्रेरित होके अग्नि और वायु के उत्कर्ष के कारण, देखिए अग्नि और वायु महाभूत के उत्कर्ष के कारण एवं ऊर्ध्व भाग के दोषों का हरण करने के प्रभाव होने के कारण औषधियाँ ऊपर फेंक देता है और इसी को हम लोग वमन बोलते हैं। मतलब इसी प्रोसेस के थ्रू हम कह सकते हैं कि वमन होता है, अग्नि और वायु का उत्कर्ष होता है और ऊर्ध्व मार्ग से दोषों का हरण हो जाता है। इसी को हम लोग, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है ना वमन की होती है। अब विरेचन के बारे में विरेचन में क्या होता है, विरेचन में जो होता है जो जल और पृथ्वी महाभूत का उत्कर्ष होता है। जल और पृथ्वी महाभूत के उत्कर्ष होने से अधोभाग के दोषों का हरण करने का प्रभाव होने के कारण औषधियाँ नीचे के मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाती है। मतलब वमन में हमने देखा कि अग्नि और वायु के उत्कर्ष के कारण और ऊर्ध्व भाग से दोषों का हरण करने के प्रभाव होने के कारण औषधियाँ ऊपर की ओर चली जाती हैं, जबकि विरेचन में जल और पृथ्वी के उत्कर्ष होने के कारण जो औषधियाँ होती हैं वो अधोभाग से बाहर निकलती हैं। वमन कराने की विधि के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वमन कराने से पहले हमें किस किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ये जो वमन कराने की विधि है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। वमन कराने की विधि, जब हम वमन कराते हैं तो वमन कराने से पहले 2 या 3 दिन तक स्नेहन या स्वेदन कराते हैं। मतलब वमन कराने से पहले 2-3 दिन पहले ही हम लोग स्नेहन और स्वेदन करा लेते हैं। जब स्नेहन और स्वेदन भली प्रकार से हो जाता है तो रोगी को यदि कल वमन कराना होता है तो एक दिन पहले मांस रस या फिर दूध दही हम लोग खिलाते हैं। मतलब जब वमन कराना होता है तो उसके 2-3 दिन पहले हम लोग स्नेहन स्वेदन करा देते हैं। फिर स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद से मतलब अगर हमें कल वमन कराना है तो उसके एक दिन पहले हम लोग जो रोगी होता है उसको मांस रस या फिर दूध दही खिलाते हैं। तब उनके सेवन से कफ का उत्क्लेश हो जाता है। मतलब मांस रस या दूध दही के खाने से कफ का उत्क्लेश हो जाता है। और दूसरे दिन जब प्रातःकाल यदि रोगी को रात में खाया हुआ आहार पूर्ण रूप से पच जाता है तो प्रातःकाल में होम मंगल और प्रायश्चित रोगी कर चुका होता है तो उसका पेट खाली हो तो उसे यवागु के साथ घृत की पूर्ण मात्रा पिलानी चाहिए। मतलब वमन कराने से पहले हम रोगी को पहले स्नेहन स्वेदन करा देंगे। स्नेहन स्वेदन कराने के बाद से जब रोगी को वमन कराने से एक दिन पहले मांस रस या दूध दही का सेवन करा देते हैं। जब मांस रस या दूध दही का सेवन कराते हैं तो उसमें कफ का उत्क्लेश हो जाता है। फिर उसके दूसरे दिन जब हम लोग जिस दिन वमन कराना होता है तो हम देखते हैं कि जो रोगी है उसका आहार पूर्ण रूप से पच गया है या फिर नहीं पचा है। जब पच गया होता है तो हम लोग होम मंगल पूजा पाठ करके प्रायश्चित करके और फिर उसको हम लोग यवागु के साथ घृत पिलाते हैं। जब
पीने के बाद उन यथा विधि तैयार कर रखे मदन फल पिप्पली को नख भीतर की ओर कर बधी हुई मुट्ठी में जितना आ जाए उतनी मात्रा में लेकर कूट डालें। मतलब जब हम लोग उसे यवायु के साथ घृत पिला देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, मदन फल पिप्पली को एक मुट्ठी लेते हैं, उसको कूट लेते हैं। जो कुटित मदन फल होता है उसको मदन फल के क्वाथ में रात भर भिगो देते हैं। फिर प्रातःकाल क्या करते हैं, उसको मसल करके छान लेते हैं और जो छना हुआ क्वाथ है उसमें मधु और सेंधा नमक मिला लेते हैं, गरम कर लेते हैं। एक मुट्ठी कटोरे में भर करके औषधि को मतलब मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उत्तर मुख या पूर्व मुख बैठा के करना चाहिए। जो वमन होता है ना वो कफ ज्वर में, गुल में, प्रतिसाय आदि रोग को पिलाना चाहिए। दोषानुसार शयपान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर जिस दोष की विकृति होती है, अगर वात पित्त या फिर कफ में से जिसकी विकृति है उसके अनुसार ही हम लोग शयपान भी कराते हैं। जो संग्रहित औषधियों को दोष के अनुसार प्रयुक्त करना चाहिए। जैसे कि वात की अगर विकृति है तो अनुपान में हम लोग सूरा, खट्टा दही या फिर खट्टा फल देते हैं। अगर पित्त की विकृति है तो हम लोग अनुपान कराते हैं, आंवला देते हैं, मधु, मुलेठी या फिर दूध में से कोई भी देते हैं। अगर कफ की विकृति है तो अनुपान के रूप में मधु, गोमूत्र या फिर कफनाशक द्रव्यों के क्वाथ से भावना या घोल कर पिलाते हैं। मधु और सेंधा नमक का प्रयोग हम कब करते हैं, वमन योग में कफ को पिघलाने के लिए। मतलब वमन योग जब हम देते हैं तो उसमें जब कफ की विकृति होती है उसको वो पिघलाने के लिए और काट के बाहर निकालने के लिए हम लोग मधु और सेंधा नमक मिलाते हैं। वमन द्रव्य जो होता है ना क्वाथ, वमन द्रव्य का जो क्वाथ होता है हमेशा गर्म ही पिलाना चाहिए। मदन फल के 133 योग होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो मदन फल होता है उसके 133 योग होते हैं। तो ये 133 योग हम लोग मदन फल का किसके किसके साथ लेते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। जैसे माँ बेटे से कहती है, ले उमा 20 रुपये की नई वॉच ले आ और शॉप नंबर 16 से फाइनली सीए की शादी है। तो बेटा फिर पूछता है कि कौन सी हो, तो माँ बोलती है वही 2 पहिए वाला। मतलब ये एक ऐसा ट्रिक है जिसके थ्रू हम याद करते हैं। जैसे कि इसमें माँ है, माँ से मौ से हम मात्राओं लेंगे, मौ से मात्राओं लेंगे और आ है जो आ की मात्रा उससे 8 लेंगे। मतलब मात्राओं में 8 योग होता है। इसमें ले है, ले उमा, ले से लेह, ऊ से उत्कारिका और मौ से मोदक। और इसमें ये जो 20 है 20 रुपये, इसे हम लेंगे कि ले, उत्कारिका और मोदक के 20 योग हैं। नई मतलब ले, उत्कारिका और मोदक के 20 योग होते हैं। अब इसमें नई वॉच, नई से न से नस्य हो जाएगा और ए से एक हो जाएगा। मतलब नस्य के 1 योग हैं। वॉच मतलब जो वॉच है इंग्लिश में उसको वॉच लिखा गया। वॉ से वर्ती क्रिया के साथ 6 योग होते हैं। साप से सस्कुली और प से पूप, सस्कुली और पूप के 16 योग होते हैं। ये जो दिया है नंबर 16, उससे हम याद रखेंगे कि जो सस्कुली है और पूप है उसके 16 योग है। फाइनली का जो है ना, फाइनली से फाए मतलब फ से फाड़ित और ए से एक, मतलब फाड़ित से 1 योग होगा मदन फल का। और सी का मतलब सी से चूर्ण हो जाएगा और एक ए से मतलब 1 होगा। तब चूर्ण के साथ 1 योग होगा मदन फल का। चूर्ण के रूप में मदन फल का 1 योग होगा। और क से कसाय और 9 से 9 मतलब कसाय के साथ 9 योग होगा। और 2 पहिए मतलब दूध और दही के साथ मदन फल के 5 योग होंगे। इस तरह से हम लोग मदन फल कंप्लीट करते हैं यहीं पे। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीव ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।